हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है माँ की खांसी। कहानी के लेखक हैं श्री नरेश वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात्रि के 12 बज रहे थे। माँ की खांसी का दौरा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खांसी के धंसके बहू बेटे के बगल वाले कमरे तक दस्तक दे रहे थे। उफ, माँ जी ना खुद सोती हैं और ना किसी को सोने देती हैं। बहू अलका भुनभुनाई, कानों में तकिया दबाओ और सो जाओ, और भगवान के लिए मुझे भी सोने दो। पति राजेश ने झुंझलाते हुए कहा। तकिए और कान की जुगलबंदी तो अलबत्ता नहीं हुई, पर दिल में दबे गुबार की रागिनी सप्तम स्वर में अवश्य बजने लगी। खांसी क्या, यदि बाहर ढोल भी बजे तो तुम्हारे खर्राटे में फर्क पड़ने से रहा, पर मुझसे आरी चलने जैसी ये खांसी बर्दाश्त नहीं होती। सुबह जल्दी मैं उठूं, बच्चों का नाश्ता मैं बनाऊं, तुम्हारा टिफिन मैं तैयार करूं, भागते दौड़ते बस पकड़कर ऑफिस मैं जाऊं, वहां बॉस और ऑफिस की टेंशन मैं झेलूं, ले दे के बचा रात का सुकून तो वह तुम्हारी अम्मा जी की खांसी से नसीब नहीं होता। यह खांसी अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। तो तुम क्या चाहती हो? अम्मा के मुंह में तौलिया ठूंस दूं क्या? पति राजेश ने दबी जबान में तल्खी से कहा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, किंतु इसका कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। गुस्से का पारा थोड़ा ढलान पर था। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबको तो आजमा लिया, इस पर भी खांसी नहीं रुकती तो मैं क्या करूं? बगल वाले कमरे से वार्ता का झंकार बाहर अम्मा के कमरे तक आ रही थी। अम्मा को भी पता था कि बहू बेटे के कमरे की वार्ता का केंद्र बिंदु वह ही हैं। वह अपराधी भाव से खांसी के धक्कों को दबाने का भरपूर प्रयास करती रही, किंतु वह भी क्या करें। खैर, खूनी खांसी खुशी क्या किसी के रोके रुक सकी है? अम्मा धीरे से उठती हैं। दबा के डिब्बे से मुलेठी ढूंढने का प्रयास में मेज पर रखा गिलास गिर जाता है। रात के सन्नाटे में गिलास गिरने की झंझनाहट बम के गोले सी गूंज उठती है। बगल के कमरे में अब तक फूट रहे तड़तड़िया छोटे पटाखों के मध्य गिलास गिरने की झंझनाहट ने सुतली बम का सा धमाका कर दिया। निष्कर्ष, अलका तकिए सहित ड्राइंग रूम के सोफे पर सोई और पति राजेश अकेला पलंग पर। खांसी को कोसता सोने के प्रयास में इस घर में बम धमाकों के एपिसोड से अनजान सूर्य भगवान अपने नियत समय पर दस्तक दे देते हैं। उठा पटक चिल्लपों के मध्य दोनों बच्चे सूखी ब्रेड के टिफिन के साथ स्कूल धकिया दिए जाते हैं। अलका माथे पर पट्टी बांधे ऑफिस से छुट्टी पर है। ऑफिस कैंटीन से कुछ खा लेने के आदेश के साथ राजेश बिना टिफिन के विदा हो चुके हैं। अम्मा घर के टेलीविजन पर चल रहे एपिसोड में अपनी भूमिका से पूर्णतः अवगत दिखावे की माला जप रही हैं। घर के मौसम की हवाएं बता रही हैं कि आज कुछ ना कुछ तो होना है, और हुआ भी। शाम की चाय पर गोल मेज सम्मेलन हुआ। सम्मेलन वार्ता में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि अम्मा को ओल्ड एज होम में भर्ती करा दिया जाए। इस निर्णय में कुछ समस्याएं संभावित थी, जैसे क्या अम्मा आसानी से ओल्ड एज होम जाने को राजी हो जाएंगी? दूसरी समस्या कि अम्मा के जाने पर घर पर उनकी अनुपस्थिति को कौन कैसे आसपास मोहल्ले में न्यायोचित ठहराया जाएगा? इस पर निर्णय लिया जा समय अनुकूल समस्या पर मंथन करा जाएगा। समस्या नवंबर 1 को ही हल करना भारी पड़ रहा था। अम्मा ने ओल्ड एज होम में जाने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि मकान उनके पति ने बनवाया है, अतः मकान उनका है। यदि किसी को कोई समस्या है तो वह जाए। वह क्यों जाएं? बहू अलका ने जवान में अतिरिक्त मिठास घोलते हुए कहा। अम्मा जी, इस घर परिवार की मालकिन तो आप ही हैं। हम कोई आपको हमेशा के लिए ओल्ड एज होम जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारी नौकरी की मजबूरी के कारण हमें 1 महीने को चुनाव ड्यूटी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हमें आपकी फिक्र बनी रहेगी, इस कारण आपको अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकते। सुविधा युक्त होम
वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है, इसके बाद हम आपको वापस ले आएंगे। बहू की मीठी चुपड़ी बातों से अम्मा पूर्णतः अस्वस्थ तो नहीं हुई, किंतु बेटे की मनुहार और कस्मों से पिघल गई। मन में सोचा कि चलो 1 महीने की तो बात है, किंतु अम्मा भूल गई कि यह श्रवण कुमार वाला युग नहीं है, जहाँ श्रवण कुमार कंधों पर माँ बाप को ढोता रहा था। यहाँ तो माँ की खांसी ही श्रवण कुमार को भारी पड़ रही थी। और फिर पत्नी की इच्छा के आगे तो आधुनिक श्रवण कुमार वैसे ही एक टांग पर था, जो हमें अम्मा जाने को राजी हो गई। सेवाश्रम धाम नाम के ओल्ड एज होम से डील कर ली गई। अम्मा के जाने की तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो गई। यहाँ जोर शोर कहना शायद अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि एक बुढ़िया का सामना ही क्या, एक अटैची देसी अंग्रेजी दवाओं का डिब्बा, रामायण का गुटका, गुड़ चूरन और खरबूजे के बीज, साथ में उन्हें छीलने की चिमटी। अम्मा चली गई। अम्मा घर से क्या गई, घर भाएं भाएं सा करने लगा। विचित्र बात तो यह कि नींद का व्यवधान बनी। खांसी का शोर नहीं था, किंतु फिर भी बेटा बहू रात भर करवटें बदलते रहते। नींद कोसों दूर थी। सच है कि हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, पर स्वयं का अपराध बोध सदैव कचोटता है। सदैव पहले काम वाली बाई ने तहकीकात के अंदाज से पूछा, आज अम्मा नजर नहीं आ रही हैं, कहीं गई हैं क्या? हाँ, अपने भाई के यहाँ मुरादाबाद गई हैं, अलका ने संक्षिप्त में उत्तर दिया। बाई की उत्सुकता इस उत्तर से शांत नहीं हुई। पहले तो कभी अम्मा ने अपने भाई का जिक्र नहीं किया, और फिर अचानक कैसे जाना हो गया? तो क्या वह तेरे से इजाजत लेके जाती? और फिर क्या हर बात तुझे बतलाई जाएगी? देख, वहाँ कोना छूट गया। अम्मा को छोड़ और ध्यान से पोंछा लगा। अलका ने तल्खी से कहा, अम्मा के अचानक चले जाने से संबंधित घटना की यह पहली तहकीकात थी, जो घर की बाई से आरंभ हुई थी। घर की बाई को किसी खबर के लगने का अर्थ 10 घरों तक खबर का पहुंचना होता है। अम्मा के यूं अचानक चुपचाप चले जाने की खबर के पांव लग गए थे। 1 महीना गुजर जाने पर भी अम्मा के नहीं लौटने पर मिलने जुलने वालों के मन में शंका होने लगी। बातों का बतंगड़ बनना स्वाभाविक था। खबर में ट्विस्ट तब आया जब उस दिन बाई ने अलका से कहा, बीबी जी, पता है लोग अम्मा के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि बेटा बहू मकान कब्जाने के लिए माँ को हरिद्वार के घाट पर छोड़ आए हैं। सुनकर अलका सन्न रह गई। अब उसे एहसास हुआ कि उसे आते जाते देखकर लोग क्यों उसे हिकारत की नज़र से देखने और फुसफुसाने लगते हैं। शाम की चाय पर पति पत्नी में चर्चा हुई तो राजेश ने भी स्वीकारा कि मोहल्ले वाले उसे देखकर मुंह सा बिचकाते हुए कन्नी काट कर निकल जाते हैं। एक तो माँ को चुपचाप ओल्ड एज होम में डालने की आत्मग्लानि, ऊपर से मोहल्ले में होने वाले सामाजिक बहिष्कार ने दोनों का मानसिक तनाव बिगाड़ दिया था। ना दिन का चैन, ना रातों की नींद। माँ की खांसी इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितना यह मानसिक तनाव। जब यह तनाव बर्दाश्त के बाहर हो गया तो अलका ने राजेश से कहा, भगवान के लिए जाइए और अम्मा को घर वापस ले आइए। हमने जो इतने रुपए ओल्ड एज होम में जमा किए हैं वो तो वापस मिलने से रहे। राजेश ने शंका प्रकट की, रुपयों को मारो गोली, बस तुम अम्मा को ले आओ। अपने कलेजे के टुकड़ों औलाद के लिए जिस माँ ने ना कभी दिन देखा ना रात, वह मात्र एक फुटबॉल बन के रह गई थी। पहले ठोकर मारो, गोल चूक गया तो अपने पाले में वापस ले आओ। राजेश ओल्ड एज होम में पहुंच गया था। ऑफिस से मां सरस्वती के कमरे की खोज खबर लेने के बाद राजेश ने देखा, फूलों की बगिया के बीच पड़ी बेंच पर बैठी मां बीज छील रही थी। राजेश को अचानक सामने देखकर सावित्री चौंक गई। मन में अनेक विचार कौंध गए।
स्वयं को संयत करते मुस्कुराकर सावित्री बोली, तो तुझे माँ की याद आ ही गई, बहू नहीं आई? माँ घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सावित्री गंभीर हो गई। उसने उलाहना सा देते हुए कहा, मैं क्या काठ की गुड़िया हूँ जिसकी कोई इच्छा अनिच्छा ही ना हो? जब मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी तो मुझे भेजने का छल किया, अब जब मेरा मन यहाँ रम गया है तो वापस लेने आए हो? यहाँ सुख दुख बांटने वाली हम जोलियों से नाता जुड़ गया है। यहाँ योगा, मनोरंजन, सात्विक आहार, डॉक्टर आदि सब हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कान खोलकर सुन लो रज्जू, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी जहाँ मेरी खांसी तक से चिढ़ है, और अब तो मेरी खांसी भी बिल्कुल ठीक हो गई है। किंतु अम्मा, बच्चे अपनी दादी को याद करते हैं। राजेश ने शर्मिंदा होते हुए कहा, यह भावनात्मक लॉलीपॉप किसी और को देना रज्जू, मैं अब लौटने वाली नहीं। माँ को वापस ले जाने के समस्त दांव पेच फेल हो चुके थे। इधर कुआं उधर खाई। माँ टस से मश नहीं हुई। निराश, दुखी, स्वयं से शर्मिंदा राजेश भारी कदमों से लौटने लगता है। हारे हुए जुआरी की भांति झुके कंधों से लौटते इंसान के कदम उस आवाज़ से थम जाते हैं जिस आवाज़ को अपने जन्म से सुनता और नकारता आ रहा था। ठहरो रज्जू, रुक जाओ। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। मेरा सामान उठवाओ, हम वापस घर चल रहे हैं। एक नन्ही भूरी चिड़िया ची ची करती सफ़ेद बादलों की ओर उड़ जाती है। बाहर 3 व्हीलर के इंजन की आवाज़ ओल्ड एज होम से दूर होती जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।